हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप लोग को लर्नर के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले हम लोग टीचिंग के जो कॉन्सेप्ट थे, उसके नेचर थे, ऑब्जेक्टिव, उसकी नीड्स क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़े हैं। लर्नर की क्या जरूरत पड़ी हमें टीचिंग को पढ़ने में, तो पहले इस पे चर्चा करते हैं। लर्नर यानी कि आप, लर्नर जो सीखने वाला है ये कह सकते हैं। यानी कि जो सीखने वाला है उसको समझने की हमें ज़रूरत सबसे पहले है। यदि हम टीचिंग करते जाएं और जो समझने वाला है उसको समझ में नहीं आ रहा है तो सारी टीचिंग बेकार, ये कह सकते हैं। तो बात रही लर्नर की, तो इसको हम एग्जैक्ट मीनिंग में हम ये कह सकते हैं, वन हु स्टडीज, यानी कि जो अध्ययन करने वाला है, जो स्टूडेंट है, जो सीखने वाला है, उसको कह सकते हैं। जो लर्निंग का प्रोसेस होता है इन्हीं दोस्तों, ये नहीं होता है कि वो पहले ही दिन में वो मैच्योर हो जाए। लर्निंग का प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे चलता है। यानी इनिशियल फेज में वो मैच्योर नहीं होता है, लेकिन जो उसका कल्चरल और सोशल क्वालिटीज होता है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को बहुत जल्दी गेन कर सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया जो है बहुत स्लो, धीरे धीरे चलती रहती है, स्लोली चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर प्रवृत्ति है वो कहाँ से आती है, यानी कि उसके जो अंदर अनुशासन या डिसिप्लिन का भाव है वो कहाँ से आता है। वो कहाँ से आता है? स्कूल से आता है। एजुकेशन, जो स्कूल का एजुकेशन है, जिससे वो एक सिविक बन जाता है, एक गुड सिविक, यानी अच्छा नागरिक बनने की क्वालिटीज आ जाती है इस एजुकेशन के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों हमें ये जानने की जरूरत है कि एक अच्छा लर्नर कौन है, यानी कि जो सीखने वाला है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले क्यूरियस, उसके अंदर उत्साह होना चाहिए, वो उत्सुक हो चीजों को सीखने के लिए। केयरफुली अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ों को, जो टेक्स्ट है, जो फैक्ट है, उसे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर समझता हो, उसका एक क्वालिटी हो गया। जो भी सामाजिक और व्यक्तिगत उसके अंदर क्वालिटी है, गुण है, उसके थ्रू एक जो है कि लर्निंग का जो प्रोसेस होता है लर्नर का, वो उसमें समाहित होता है और अपने व्यक्तिगत जो पर्सनल जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके थ्रू वो चीज़ों को या जो भी टेक्स्ट है उसको बहुत जल्दी सीखता है। जो हम कह सकते हैं कि इसका प्रभाव उसके लर्निंग में पड़ता है। फिर बात आता है विलिंगनेस टू लर्न, यानी कि उसकी जो इच्छा है, जो विलिंग पावर है, वो कैसी है सीखने के लिए। यदि उसके अंदर इच्छा नहीं है तो वो चीज़ों को नहीं सीख सकता है दोस्तों। इसलिए विलिंगनेस एक अच्छे लर्नर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है। जैसे दोस्तों जो भी क्लास है, जो भी लर्निंग का प्लेस है, वहाँ पे बहुत ऐसा जो इन्वायरमेंट होता है उसको एडजस्ट करना, यानी कि एक स्टूडेंट नए माहौल में जाता है, वहाँ पे वो खुद को किस तरीके से चेंज करता है, यानी जो परिवर्तन के चांसेस आते हैं, परिवर्तन का समय आता है, वो कैसे अपने आप को समायोजित करता है, ये सारी जो है एक गुड लर्नर का जो है वो विशेषता है। इंटरनल मोटिवेशन,
यानी उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का क्या फीलिंग है। यदि उसको एक प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है या ऐसा वर्क दिया जाता है जो उसे खुद से करना है, तो उसके अंदर वो चीज़ें करने के लिए क्या सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर से आता है, ये चीज़ें जो है उसका एक क्वालिटी है। अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो वो अच्छा लर्नर है। नर्वसनेस यानी कि उसके अंदर जो कोई भी चीज़ उसको बताने में उसको घबराहट होती है, नर्वसनेस महसूस होता है, या ये ऐसा क्यों होता है उसके अंदर, ये जिसके अंदर जानकारी का अभाव, यानी कि उसके अंदर अगर नॉलेज का अभाव है तो वो नर्वसनेस फील करता है। तो एक अच्छे जो लर्नर होता है उसके अंदर जो है इसकी कमी होती है, वो नर्वस नहीं होता है चीज़ों को लेकर। एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड एक्टिविटी यानी कि वो अपने जो भी दिमाग है, जो भी मस्तिष्क है, उसको ऐसे एक्टिविटी जो सॉरी क्रिएटिविटी यानी ऐसे एक्टिविटी में लगाता है, ऐसी क्रिएटिविटी में लगाता है जिससे उस वो सारी चीज़ों को बहुत जल्दी करता है, यानी कि उस अप्लाई जो अपने माइंड को, अपनी रचनात्मक कौशल को वो जहाँ लगाता है वो बहुत ही सक्षम यानी कि बहुत ही उत्तम प्रदर्शन करता है। तो कह सकते हैं कि उसका ये एक विशेषता है। इस तरीके से दोस्तों हम एक अच्छे लर्नर की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं ये जानिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस एज में कैसी लर्निंग जो है उचित होती है, यानी कि एक 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 किस एज में जो लर्निंग का प्रोसेस है तो टीचिंग के थ्रू कैसे कैसे उसे जो है सहयोग देना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, यानी कि किस एज में एक लर्नर की क्या विशेषता होती है और उसमें एक शिक्षक का यानी टीचर का क्या रोल होता है ये देख सकते हैं। सबसे पहले एडोलेंस की बात करते हैं। और दूसरा जो है एडल्ट, एक किशोर है और एक प्रौढ़ है। ये जो है 12 से 18 साल के होते हैं, यानी एबव 18। ये 12 से 18 साल वाले हैं और ये 18 साल से ऊपर वाले हैं। तो जो किशोर होते हैं उनकी जो लर्निंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होती है, और एक अडल्ट जो होते हैं उनके लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है। तो यदि हम एडोलेंस की बात करें तो वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, और एडल्ट जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। ये एक डिफ्रेंशिएशन दोनों में है। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स को है हम उसको 4 पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। एक पहला है एकेडमिक, दूसरा है उनका सोशल एस्पेक्ट्स, एक है इमोशनल, यानी कि ये 4 एस्पेक्ट्स है दोस्तों। इसके बेस पे हम एक जो है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं, इंडिविजुअल जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है। यदि एडोलेंस की बात करें तो वो एकेडमिक यानी शैक्षिक स्तर पर जो है उनका जो व्यूज़ है वो उनके अंदर जो देने की होता है, वो देने का जो सेल्फ टेस्ट और ऑब्जर्वेशन यानी लॉजिक की बात होती है वो एक टेंडेंसी आ जाती है। तो इसलिए इस लेवल पे एडोलेंस के जो
विशेषताएं हैं वो सारी टीचर को ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि उनके मानसिक और शारीरिक यानी व्यक्तिगत ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान देकर ही एक टीचिंग का प्रोसेस किया जा सकता है एडोलेंस पीरियड में। फिर एडल्ट की बात आती है तो इस लेवल पे वो बहुत ही अपने आप को ग्रो अप कर लेते हैं, उनका विकास होता है। तो इस समय इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आ जाती है एकेडमिक लेवल पे। तो टीचर के थ्रू जो भी कार्य दिए जाते हैं टीचिंग के ड्यूरेशन बहुत ही बखूबी निभाते हैं, ये हम देख सकते हैं एकेडमिक एस्पेक्ट्स के जरिए। फिर सोशल की बात आती है दोस्तों, तो इसके जरिए हम ये देख सकते हैं कि एक जो किशोर होता है, बालक होता है, उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, निराशा के भाव आते हैं और उस वजह से वो कब खुश हो जाता है, कब दुखी हो जाता है, यानी कि वो असफलता को लेकर भी चिंतित रहता है। और इस वजह से इस बहुत ही एक उथल-पुथल का माहौल रहता है एक किशोर बालक के जीवन में। तो जिसकी वजह से उसके अंदर जो है कि एक क्राइम की टेंडेंसी भी जागृत हो सकती है और उसके अंदर जो है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उसको लेकर भी ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, इसको दूर किया जाना चाहिए। सोशल सर्विस की फीलिंग आ जाती है इस लेवल पे अगर हम देखें। तो इस चीज़ को हमें एक टीचर को ध्यान देना चाहिए कि उसका सोशल फैक्टर्स किस तरफ जा रहा है, उसमें मार्गदर्शन करना चाहिए, उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम एडल्ट की बात करें तो इस समय वो उचित तरीके से तर्क देना सीख जाता है और साथ ही साथ जो जो क्राइम की टेंडेंसी है, जो अपराध की भावना होती है, उस पे वो अंकुश लगाना सीख जाता है एडल्ट में। तो एक शिक्षक के साथ, एक टीचर के साथ एक निष्ठापूर्वक रूप से वो काम करने लगता है। तो इस तरीके से एडल्ट जो है इस पीरियड में बहुत ही अपने आप को मतलब सक्षम हो जाता है चीज़ों को करने में। फिर बात आता है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सांवेगिक पक्ष है उसमें एडल्ट जो एडोलेंस जो है बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही चीज़ों को इस अवस्था में तथ्यों को समझने में वो बहुत ही प्रॉब्लम उसके सामने क्रिएट होता है। यानी कि वो बहुत ही जल्दी किसी चीज़ पे डिसीजन ले लेता है, तो जिस वजह से वो गलत रास्ते पे भी जा सकता है। तो इस तरीके से इस लेवल पे टीचर को ध्यान देना चाहिए कि उसका कैसा संगत है, किस रास्ते पे वो चल रहा है, यानी उसका समझने की जो क्रिया है वो किस तरीके से है। फिर एडल्ट की बात आती है, इमोशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इस समय जो है कि एडल्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग का पावर रहता है। मीन्स उसके अंदर जो है ये किसी चीज़ पे, किसी विचार को वो डिसाइड कर सकता है एक लॉजिकल फ्रेम में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एडल्ट का जो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर पकड़ हो जाती है, एक पहुंच हो जाती है इस लेवल पे। कॉग्निटिव लेवल ऐसा है दोस्तों जिसके हम तहत कह सकते हैं कि एक जो स्टूडेंट है, एक बालक जो किशोर बालक है, उसके अंदर जो है बहुत ही उसका माइंड विकसित हो जाता है, यानी उसका दिमाग इस स्टेज पे बहुत ही लगभग डेवलप हो जाता है। पूरी तरह से नहीं, लगभग हम कह सकते हैं कि सारी दिशाओं में विकसित हो जाता है। ये जो कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट्स है एक एडोलेंस के लिए, किशोर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें वो चीज़ों को नैतिक अनैतिक रूप से डिफाइन कर सकता है कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं, और अपने हाइपोथेसिस पे कंट्रोल करना सीख जाता है। यानी संज्ञानात्मक जो पक्ष है वो बहुत पूरी तरह से नहीं तो लेकिन लगभग ये विकसित हो जाता है। और यदि हम एडल्ट की बात करें इस संज्ञानात्मक पक्ष पे तो उसका पूरी तरह से पकड़ हो जाता है, पूरी तरह से विकास हो जाता है। यानी जो तथ्यहीन यानी जो फैक्टलेस चीज़ें हैं उस पर लॉजिक करना वो सीख जाता है, और जो धार्मिक नैतिक चीज़ें हैं, बातें हैं, उस पर वो अपना साइकोलॉजी प्रेजेंट करता है, अपने मनोविज्ञान का यूटिलाइजेशन करता है इस लेवल पर एक एडल्ट। इस तरीके से दोस्तों ये 4 जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें ये 3 एस्पेक्ट्स में एडोलेंस का जो सोच है, जो उसके विचार हैं बहुत ही वीक होते हैं, लेकिन कॉग्निटिव में डेवलप हो जाता है। इसलिए एक टीचर को इन तीनों एस्पेक्ट्स पे बहुत ही जोर देना चाहिए और उसको उसके टीचिंग मेथड को इस तरीके से अपनाना चाहिए और उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है किशोर को। तो
इस तरीके से हम एडोलेंस और एडल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में क्या है ये जाने हैं। इसके बाद दोस्तों हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, इसे एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता। इस जो ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसे लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए जानना जरूरी है कि इसी के बिना बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनका एजुकेशन कैसा होना चाहिए, उनको लर्निंग कैसी देनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लें कि जो नेचर ऑफ लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति सेम नहीं है, सब में डिफरेंट है। यानी हर व्यक्ति में कुछ न कुछ भिन्नता होती है, उसमें सिमिलरिटी नहीं हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि जुड़वा बालक तो सेम होता है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, हाँ देखने में तो वो जरूर से सेम लगता है, लेकिन यदि हम उसकी आईक्यू और उसकी इमोशंस, उसकी जो थॉट है उस पर अगर हम नज़र डालें तो उसमें भी भिन्नता नज़र आएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ लॉ है वो कहता है कि सब व्यक्ति अलग अलग हैं, सब में भिन्नता होती है। इस चीज को सबसे पहले फ्रांस के एक गाल्टन महोदय थे, जिन्होंने सबसे पहले इस पे अपना विचार दिया। उसके बाद स्कीनर ने अपना विचार दिया कि जो भी व्यक्ति है उसकी पर्सनालिटी को मेजर किया जा सकता है, उसका इवैल्यूएशन किया जा सकता है। इस तरीके से दोस्तों हम इसके बाद जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप्स को समझेंगे कि किस किस प्रकारों में हम जो है इसको जान सकते हैं। पहला जो है लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, इमोशन, फिजिकल जो उसके डेवलपमेंट है। फिर बात आता है पर्सनालिटी, इसके बाद जो है एटीट्यूड्स, आईक्यू लेवल, फैमिली एंड कम्युनिटी। इन सब एस्पेक्ट्स पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो है कि क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है कि व्यक्ति में जो भाषा होती है सीखने की अलग अलग स्किल होता है, अलग अलग कुशलता होती है। तो इस आधार पे हम इसको विभाजित कर सकते हैं। फिर कास्ट की बात आती है, यानी कि जाति नस्ल के आधार पर विभाजन होता है। इसको दूर करने की यही कारण है, यही वजह है कि ये समाज के लिए एक बुराई है। तो इसको दूर कैसे किया जाता है, व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है, जो रूढ़ियाँ हैं, जो ट्रेडिशन परंपराएं हैं, उसको चेंज करने, उसमें सुधार करने की जरूरत है। कोई भी रिलीजन हो उसका एक ही मोटो होता है कि भाईचारा, बंधुत्व और लोगों में आपसी सहयोग और प्रेम बना रहे। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, उनके व्यवहार और आचरण में भिन्नता पाई जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके बेस पे हम इसको जो है विभाजित कर सकते हैं। फिर इमोशन की बात होती है। इमोशन यानी संवेग, जो एक बालक होता है जो शांत स्वभाव का होता है और दूसरा जो है चंचल होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, कोई व्यक्ति का रंग काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, तो फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। पर्सनालिटी, जब कोई व्यक्ति है तो वो बाह्यमुखी है तो कोई है अंतर्मुखी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है वो डिफरेंट होता है।
एटीट्यूड्स, मनोवृत्ति के आधार पे भी हम जो भी मनोवृत्ति है, जो भी उसकी सोच है, उसके आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। आईक्यू लेवल टेस्ट से ये जो भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं उसके आधार पे ये कहा गया है कि बुद्धि जो है डिफरेंट होते हैं, मतलब आईक्यू लेवल हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। फैमिली एंड कम्युनिटी की बात, जो भी पारिवारिक स्थिति है और समुदाय है उसका असर एक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग अपनी आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टाइप्स हैं इसके। इस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप्स हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है इसके काज क्या है, यानी कि इसके कारण क्या क्या है। इसके कारण दोस्तों जो है कि पहला कारण है इसका हेरिडिटी, यानी कि जो आनुवंशिकता है इसका एक कारण है। फिर दूसरा बात आता है इन्वायरमेंट का, इसका एक कारण जो है कि पर्यावरण है, जैसा पर्यावरण रहेगा वैसा व्यक्ति का आचरण व्यवहार ये सारी चीजें हो सकती हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। फिर आता है एज एंड आईक्यू, जो लेवल है एज एंड आईक्यू, यानी कि एज और आईक्यू जो है ग्रोथ होने के साथ साथ उसका जो परिवर्तित होता रहता है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी वो अवस्था है जिसमें हम कोई चीज परिपक्व रूप में मतलब बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाह जाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं मैच्योरिटी जो है एक डिफ्रेंसिएशन करता है, यानी कि वो जो लोग कम से मतलब अच्छे से नहीं सीख पाते हैं और वो लोग जो अधिक जल्दी से सीख लेते हैं। जेंडर डिफरेंसेस, यानी कि लैंगिक विषमता, जो भी स्त्री है एक पुरुष है उसमें जो बंटवारा किया गया है या भिन्नता दिखाई गई है, वो हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात होती है। फिर बात आता है मेथड कि क्या किस मेथड से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान सकते हैं। सबसे पहले होता है आईक्यू टेस्ट। फिर बात आती है कि आईक्यू टेस्ट में हम बुद्धि का परीक्षण करते हैं और जानते हैं कि किस व्यक्ति का कैसा क्या क्वालिटी है, क्या उसके अंदर चीज़ें हैं। फिर पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व का जांच, यानी कि कैसा वो व्यक्तित्व है, अंतर्मुखी है कि बाह्यमुखी है। फिर बात टेस्ट आता है इमोशनल, इसके तहत हम संवेग का परीक्षण करते हैं और इस परीक्षण के थ्रू हम जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति शांत स्वभाव का है और कौन जो है चंचल है, यानी कि बोलने वाला है। एबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक जो व्यक्ति है उसके अंदर जो काम करने की क्षमता है वो कितना है। किसी व्यक्ति में काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अचीवमेंट टेस्ट, यानी उपलब्धि जो टेस्ट है, जांच है, किसी व्यक्ति को उपलब्धि ज़्यादा हो जाती है बहुत कम समय में और किसी को बहुत टाइम लगता है अचीव करने में। तो ये जो है इस आधार पे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति डिफरेंट होता है और इस चीज़ का टेस्ट करके हम प्रूफ करते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट, इस टेस्ट में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति की क्या इच्छा है, क्या उसका इंटरेस्ट है, उसका टेस्ट करते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, इस आधार पे जो है कि ये कह सकते हैं कि ये टेस्ट करके हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानते हैं। फिर बात आती है दोस्तों कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या ज़रूरत है, क्या नीड है एजुकेशन फील्ड में। एजुकेशन फील्ड में इसका क्या नीड है, एजुकेशन फील्ड में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले इसका कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन। जो भी
एजुकेशन का नेचर, साइकोलॉजिस्ट जो है इस चीज़ का टेस्ट किए, जांच किए कि एजुकेशन के फील्ड में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। सबसे पहले हम नेचर ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। जैसे कि कोई मंद बुद्धि का बालक है, कोई पिछड़ा बालक है या उसके शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उनके जो स्कूल्स होते हैं दोस्तों, वो देखा गया कि अलग अलग तरह के बनाए गए। किस लेवल के स्टूडेंट हैं उस लेवल से स्कूल बनाया गया। तो एक एक इसका इस रूप में हम इस एजुकेशन के फील्ड में हम देख सकते हैं कैसे यूटिलाइज किया गया। तो फिर इस आधार पे हम ये देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट है उनको एक ये कंट्रीब्यूशन मिलता है टीचर को कि जो भी स्टूडेंट है उनको जो भी अचीव करना है, यानी जो लर्निंग करने के लिए अचीवमेंट की ज़रूरत है, अचीव कर सकता है लर्निंग के थ्रू, एक टीचर को उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी उनके इस आधार पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझकर एक टीचर उसको उपलब्धि के साधन जो है प्रोवाइड करवाता है, जो भी उसको अचीव अपने लाइफ में करना होता है। फिर बात आता है कि इसके थ्रू जो भी मैनेजमेंट है उनको क्लास का क्लासिफिकेशन यानी कक्षा का वर्गीकरण करने में सहयोग मिला। फिर आता है कि जो भी क्लास के साइज है उसको जानने में ये बहुत ही मददगार हुआ। यानी कि क्लास का साइज़ कैसा हो, यदि क्लास में अधिकतर बच्चे कमज़ोर हैं तो क्लास का साइज़ छोटा होगा, ये चीज़ें इसके थ्रू जाना गया। फिर बात आता है इंडिविजुअल टीचिंग की, यानी कि ये एक टीचर को एक्सपीरियंस करना हुआ, महसूस कर किया कि जो भी स्टूडेंट है उसको जो है इंडिविजुअल टीचिंग की ज़रूरत कब है, तो इसके आधार पर वो स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास करने को सोचा। तो इस तरीके से दोस्तों में इसमें 3-4 पॉइंट को देख सकते हैं। सबसे पहले जो है क्लास वर्गी जो क्लास का क्लासिफिकेशन है उसको करने में मदद मिला। और दूसरा पॉइंट है अपॉर्चुनिटी की बात हुई। स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी की बात हुई, ये जान सके हम इसके थ्रू। और फिर बात आती है क्लास साइज, और उसके बाद इंडिविजुअल टीचिंग। यानी कि ये 4 एस्पेक्ट, एक जो है क्लासिफिकेशन की बात आती है, और फिर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी यानी अवसर दिलाना एक टीचर के थ्रू, और फिर क्लास साइज और इंडिविजुअल टीचिंग, ये सारी चीज़ें नेचर ऑफ एजुकेशन के को समझा गया इसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ। फिर दूसरा जो है डिटर्मिनेशन ऑफ सिलेबस, जो भी पाठ्यक्रम है उसके निर्धारित करने में। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनका आप सिलेबस देखे होंगे तो पिक्चर और डायग्राम यानी कि पिक्चर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा इसको प्रेजेंट किया जाता है, और बड़े बच्चों का दूसरे लेवल में उनके टेक्स्ट प्रेजेंट किए जाते हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको प्ले के माध्यम से जो है टीचिंग कराई जाती है। तो हम देख सकते हैं कि जो है इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू जो है डिटर्मिनेशन ऑफ सिलेबस यानी सिलेबस का निर्धारण जो भी पाठ्यक्रम है उसको किया जाता है। तो इस तरीके से एजुकेशन के फील्ड में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानना, यानी कि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसके ये डिफरेंसेस को जानकर हम एजुकेशन को फील्ड में इसको कारगर सिद्ध कर सकते हैं और इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आज हम लर्नर के बारे में जाने हैं, जो टीचिंग प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसको जाने बिना टीचिंग को प्रोसेस हम आगे नहीं कर सकते, इसलिए लर्नर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा ये क्लास लर्नर पे आधारित था। इसी के साथ हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये जो मेरा क्लास है अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा दोस्तों।